हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। आज हम जानने वाले हैं हमारे अर्थ के बारे में, साथ ही साथ जो लिविंग वर्ल्ड है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के कई सारे स्पीयर्स हैं। स्पीयर्स मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो अलग अलग पार्ट हैं। जैसे सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका लिथोस्फीयर। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पूरा लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लिथोस्फीयर है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर में पानी आ जाते हैं। तो हमारे प्लेनेट में जितने भी वाटर है वो सब आ जाएंगे हाइड्रोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर में क्या आ जाता है? तो यहाँ पे जो हवाएं आपको दिख रही है वो सारी चीजें किसमें आ जाती है? एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से ये तीन स्पीयर्स होते हैं हमारे अर्थ के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और ये तीनों स्पीयर जिसमें आते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ऐसा स्पीयर है जिसमें लिथोस्फीयर भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है इसमें, उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर भी आ रहा है। ओके, अब जानते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ओके, उससे पहले अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जो है आपको लैंड मिलता है ना। कुछ जगह पे आपको जमीन मिलेगी, लैंड मतलब जमीन। कहीं पे आपको वाटर मिलेगा। जो हमारा अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और लिविंग थिंग्स है हमारे लैंड पे, वाटर में, एयर में, है ना। हवाओं में भी लिविंग थिंग है, पानी में भी है, जमीन पे भी है। जो सन है, जो सूरज है, उसके वजह से कई सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं हमारे अर्थ पे, है ना। जो वाटर, लैंड और जो एयर है वो तीनों, ये तीनों जो है मिला के हमारे एनवेलप क्रिएट करते हैं अर्थ का, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो वाटर जो एनवेलप क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, लैंड जो एनवेलप क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, एयर जो क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो बायोस्फीयर है वो इन तीनों स्फीयर में आता है, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ओके, अब बात करते हैं लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की। अब जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब अर्थ का ये वाला पार्ट, ये वाला जो हमने देखा था, ये वाला। अब जो अर्थ का क्रस्ट है वो काफी हार्ड होता है और वो मेनली रॉक से बना होता है। अगर आपने कभी जो है हिली रीजन में ट्रैवल किया हुआ तो आपको जो है अलग अलग वहाँ पे लेयर्स दिखे होंगे सॉइल और रॉक के, है ना, रोड कट्स के साथ साथ। और आपने जो है ग्रासी एक्सपांसेस भी देखे होंगे कुछ लैंड में, कुछ जगहों पे, या कुछ जगह पे जो है आपने सैंड देखे होंगे, रेत देखे होंगे। तो जो लैंड है वो वेरी करता रहता है, मतलब हो सकता है कहीं पे आपको घास मिल गया, हो सकता है कहीं पे आपको रेत मिलेगा, या हो सकता है कहीं पे आपको पहाड़ी इलाका मिल जाए। तो जो लैंड है वो अलग अलग चीजों से जो है घिरा हुआ रहता है। और कभी कभी लैंड जो है हमको क्रॉप से भी कवर्ड मिलता है ना, कुछ प्लेसेस में या कुछ फॉरेस्ट में। तो कभी कभी हमको जो है उनके कुछ डीपर लेयर्स देखने को मिलते हैं सॉइल के, जिसमें हमारा जो जड़ है, पेड़ का जो जड़ है वो पूरा फैला हुआ रहता है। उस टाइम पे जो है ये सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करने को मिलती है। एट अदर्स वी सी रॉक स्प्लिट अपार्ट बाय दी ट्री रूट्स। कभी कभी क्या होता है ना, जो अंदर रॉक्स होते हैं ना, तो ट्री का जो रूट होता है उसके जड़ की वजह से वो भी जो है अलग हो जाते हैं। और आपको जो है जेंटल माउंटेन स्लोप्स मिल जाएंगे, क्लिफ्स मिल जाएगा रॉक का। ये सारे ऐसे कुछ फीचर्स है हमारे अर्थ के, लिथोस्फीयर के। और बहुत सारा जो अर्थ का सरफेस है, बहुत ज्यादा जो अर्थ का सरफेस है वो किससे ऑक्यूपाइड है? लिथोस्फीयर से। मतलब मोस्ट ऑफ दी अर्थ सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से। और जो लिथोस्फीयर है वो जो है अंडर वाटर भी कुछ रीजन तक एक्सटेंड करता है। ओके, अबाउट अ थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड। तो जो हमारा पूरा अर्थ है उसमें से सिर्फ 1/3 क्या है? लैंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, सच बात है एकदम, बस इतना ही लैंड हमारे पास है। लैंड मतलब होती है जमीन, और इतना हमारे पास क्या है? पानी, मतलब जो समुद्र वगैरह है। ओके, तो इस तरीके से जो है चीजें चल रही हैं। और आपको जो है अभी अलग अलग चीजें जो है देखने को मिलेंगी अर्थ पे, जैसे जिसको हमने डिवाइड किया, नाम दिया है। तो किसी भी एक वास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड को, किसको? वास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड को, मतलब कोई कंटिन्यूअस लगातार कोई जमीन फैली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। तो कोई एक ऐसी जमीन जो बहुत फैली हुई है, स्प्रेडेड है बहुत बड़े रीजन में, उस पूरे इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्टिनेंट। तो जो हमारा लैंड है पूरे अर्थ पे, उसको हमने डिवाइड किया है 7 कॉन्टिनेंट में, जिनका नाम क्या क्या है? तो आपको ये नाम याद रखने हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। जिसमें से एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये आपको याद रखना है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा ऊपर मैप में।
और जो लैंड होता है वो हर जगह पे अलग अलग होता है, और जो अलग अलग फीचर्स है उनके उनके वजह से क्या होता है, अलग अलग लैंड को शेप मिल जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। तो लैंड हर जगह पे सेम नहीं है, जिस वजह से अलग अलग जो है लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, तो लैंड फॉर्म्स प्लेन हो गया, हिल हो गया, माउंटेन हो गया, तो ये सब आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो मैं आपको अभी इधर फिगर में दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है यहाँ की जमीन में जो है हिल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हिल लॉक देखने को मिल रहा है। ये भी तो जमीन ही है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेन है। ये भी तो जमीन है, यहाँ पे क्या है, सीशोर है, लेकिन ये भी तो जमीन है। यहाँ पे क्या है, आइलैंड, वैली, माउंटेन, पास, वैली। समझ आ रहा है आपको, हर जगह पे लैंड ही है, लेकिन लैंड सेम है क्या, नहीं, जिस वजह से वो अलग अलग लैंड फॉर्म बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। हम सबको पता है कि 2/3 ऑफ द अर्थ किससे कवर्ड है, वाटर से। मतलब आपको अर्थ के 70% हिस्से में पानी मिलेगा, और बहुत सारा जो पानी है वो ओशन का है, मतलब समुद्र का है। और ओशन का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। और टोटल कितने ओशन है हमारे पास, टोटल 5 ओशन, जिनमें सारा पानी अवेलेबल है। सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है आपका अटलांटिक, पैसिफिक, आर्टिक, सदर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन। तो ये 5 ओशन जो है हमारे इसमें आते हैं। और जो लैंड होता है अलोंग द मार्जिन्स ऑफ एन ओशन, मतलब ओशन से जस्ट, ओशन के बाजू में जस्ट जो मार्जिन, जो लैंड होते हैं, या फिर ऐसे लैंड जो ओशन से जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन। और वाटर बॉडीज भी जो है अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, है ना, जो कोस्ट के आजू बाजू में फॉर्म होते हैं। जैसे कहीं कहीं पे आपको सी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको बे देखने को मिलेगा, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक, एक्सेट्रा। तो अलग अलग जो है आपको वाटर बॉडीज भी देखने को मिलती हैं। ओके, यहाँ पे आप रिवर देख सकते हो, बीच में से निकल रहा है। तो पानी के साइज के हिसाब से पानी किस तरीके से बह रहा है, पानी कैसे जो है कंट्रोल्ड रखा है वहाँ पे, या पानी कैसे वहाँ पे जो है उसके हिसाब से भी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सरफेस वाटर के बारे में। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं वाटर के, जो है ना, मतलब पानी की बहुत सारी लहरें जो हैं वो फ्लो करती रहती है लैंड पे भी। और ये वाटर सॉल्टी नहीं होते हैं, फ्रेश होते हैं। और ये जो स्ट्रीम होता है वाटर का, इसको ये जो है रिल भी हो सकते हैं, रिल्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स, है ना। अब रिल जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे छोटा होता है, और रिवर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। रिल्स, ब्रूक, स्ट्रीम जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स। रिवर आपने देखा होगा, आपने नदी देखी होगी ना अपने गांव के आजू बाजू में, या कहीं पे देखी होगी जो बहती रहती है लगातार। तो रिल, ब्रूक और स्ट्रीम को जब हम मिला देते हैं तो आपका एक रिवर बन जाता है। समझ आ रहा है। और जब हम रिवर जो है मिला देते हैं, रिवर विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर इज कॉल्ड आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जब एक रिवर दूसरे बड़े रिवर से मिल जाती है, समझ आ रहा है, या जब बहुत सारे रिवर मिलके एक बड़ा रिवर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ये याद रखना आप लोग। जब बहुत सारे छोटे रिवर एक बड़े रिवर में मिल जाते हैं, या एक रिवर को बड़ा बनाते हैं, वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो यहाँ पे आप जो है 7 कॉन्टिनेंट आपके देख सकते हो। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओशन कौन से थे, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, और कौन सा था हमारा, आर्टिक ओशन। ओके, और कौन सा था हमारा, आर्टिक ओशन। समझ आ रहा है आपको, ये रहा आपका आर्टिक ओशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने ओशन है, 5 ओशन है। कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, अब कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कहीं कहीं पे जो रिवर है वो कैस्केड डाउन करता है, मतलब एक तरीके से बहता रहता, अचानक जो है वो नीचे गिर जाता है। मतलब जमीन वैसी होती है, समझ लेते हैं जमीन ऐसी है, लैंड ऐसा है, लैंड ऐसा, और यहाँ से पानी फ्लो करके आ रही है, लेकिन आगे जमीन है ही नहीं। आगे की जो जमीन है वो गहरी है, मतलब आगे जमीन नहीं है, ये जमीन सीधा बेंड हो गई है, नीचे आ गई है। तो अब इसका पानी तो सीधा नीचे आ जाएगा ना, और जब ये पानी ऐसे नीचे आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। इससे क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है। तो सारे रिवर इवेंचुअली जो है आगे जाके ओशन में ही मिलते हैं, मतलब समुद्र में जो है मिल जाते हैं, ओशन में मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेक्स के बारे में। तो कोई ऐसा वाटर बॉडी जो हमारे लो लाइंग एरिया में वाटर कलेक्ट कर लेता है नेचुरली, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। ठीक है, वाटर बॉडी फॉर्म बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन अ लो लाइंग एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लेक। समझ लेते हैं, ये हमारा लैंड है, जो थोड़ा नीचे था, बारिश हो गई,
किसी ने इसमें पानी डाला नहीं, लेकिन अपने आप जो है थोड़ा कर करके थोड़ा करते करते जो इसमें बहुत सारा पानी आ गया, तो ये क्या बन गया, आपका लेक बन गया। ओके, इस तरीके से लेक फॉर्म होता है। अब जो है वाटर क्या सिर्फ वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं, वाटर आइस के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, मतलब बर्फ के फॉर्म में। अब जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स में, वो फ्रीज हो जाते हैं ना कोल्ड रीजन में, मतलब जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद वो जो है नीचे आते हैं स्नो बन के, आपने स्नोफॉल देखा होगा ना, तो वैसे वो सारी चीजें होती है। अब जब बहुत सारा स्नो जो होता है, जब लेयर के स्नो होते हैं, जैसे ये आपका स्नो हो गया, बहुत सारा स्नो हो गया, उसके बाद वापस जो है स्नो हो गया, वापस एक लेयर आ गया स्नो का, जब पाइल अप हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लग जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है। और ये जो है ना, ये एक तरीके से एक बहुत मतलब मास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ना अभी जब फ्लो करते हैं या फिर नीचे आते हैं तो बहुत स्लो स्पीड पे आते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ग्लेशियर आपका एक तरीके से बर्फ का पहाड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, बर्फ का पहाड़ होता है। और ये कब होता है, जब बहुत सारे स्नो लेयर्स क्या हो जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। समझ आ रहा है आपको। तो ये अपना इसका था स्नो पाइल का, सॉरी, जब स्नो ये होता है ना तो आइस फॉर्म होता है, और जब लेयर ऑफ आइस स्नो से आइस बनता है आपका, और आइस से क्या बनता है आपका, आइस से बन जाते हैं आपके ग्लेशियर, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली स्नो से ही आपका ग्लेशियर बन रहा है, उसमें कोई गलत ये नहीं है, बट बीच में भी एक स्टेज होता है स्नो से आइस, फिर बाद में आइस जो है पाइल अप हो जाते हैं, बाद में ग्लेशियर बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो है काफी सारे ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस सी में फ्लोट करते हुए भी मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं आइसबर्ग्स। ये भी आप ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग्स। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। तो जो वाटर हमको अर्थ सरफेस पे मिल जाते हैं, मतलब जो वाटर बॉडीज अर्थ सरफेस पे मिल जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे वाटर ऐसे भी है जो अंडरग्राउंड लेयर्स में, मतलब जमीन के अंदर है, समझ में आ रहा है, वो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं, तो जो डगवेल्स होता है या जो बोरवेल्स होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लेक्स और बहुत सारे वेल्स ऐसे हैं जिनको पानी जो है अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, मतलब ग्राउंड वाटर से ही मिलता है, ओके। और जो वाटर या फिर जो आइस होता है, जो अर्थ सरफेस ऑक्यूपाई करता है, तो वहां पे जो ग्राउंड वाटर और जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, वो टुगेदर क्या फॉर्म करता है, अर्थ का हाइड्रोस्फीयर। अब यहाँ पे जो है कुआं देख सकते हो, वेल देख सकते हो, तो हम जो है क्या करते हैं, वाटर यहाँ से कैरी आउट करते हैं। और यहाँ पे वाटर कैसे आता है, यहाँ पे वाटर आता है ग्राउंड के हेल्प से, मतलब ग्राउंड से वाटर आता है। बारिश हो जाती है पहले, फिर जो है धीरे धीरे वाटर जो है वहाँ से सीप आउट होता है, तो हम जो है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है पंप वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको नल भी बोला जाता है। तो नल पानी कहाँ से लेके आता है, क्या किसी ने रखा था ज़मीन के अंदर गाड़ के छुपा के पानी? नहीं, ग्राउंड वाटर में पहले से पानी होता है, ज़मीन में पहले से पानी होती है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जो हमारा एनवेलप है एयर का हमारे अर्थ के आजू बाजू में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जो एटमॉस्फेयर है बहुत रेयर हो जाता है। मतलब रेयर का मतलब हवा जो है बहुत हल्की हो जाती है। अब जो हमारी हवा है, हवा में क्या क्या होता है, हवा में आपको मिक्सचर मिल जाएगा गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और बहुत सारे गैसेस ऐसे भी हैं जो एयर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी कम होती है। समझ आ रहा है आपको। अब काफी लेयर्स आपको जो है देखने को मिलेंगे एटमॉस्फेयर के, जिनका नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब ये लेयर क्या करते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं अर्थ के सरफेस से टू अ हाइट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर। तो जो लेयर अर्थ के सरफेस से, मतलब ये जो आपका अर्थ का सरफेस है, अभी आपको मैं फिगर में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, अभी सुन लो। अर्थ के सरफेस से जब 13 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। समझ में आ रहा है। जो कंडीशंस होता है ट्रोपोस्फियर में, वो लगातार चेंज होते रहते हैं, सेम कंडीशंस नहीं रहते हैं, और उनका असर हम पे भी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, बराबर, इस पे हम रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, और यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है आपका ट्रोपोस्फियर। ये है आपका ट्रोपोस्फियर, देख पा रहे हो। ट्रोपोस्फियर में आपको जो है आपके एरोप्लेन्स मिल जाएंगे, क्लाउड्स मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है मिल जाएगी। अब जब अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस को काफी गर्मी लगती है। गर्मी कैसे लगेगी, सन के धूप की वजह से, है ना। जब हीट हम रिसीव करते हैं सन से, तो क्या होता है, जो हवा होता है अर्थ के सरफेस के आसपास का, वो भी गर्म हो जाता है।
समझ आ रहा है आपको? तो इस वजह से यहाँ का जो हवा होगा ना, यहाँ का हवा बहुत गर्म होगा, लेकिन वहीं अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जो हवा है वो ठंडा होता चला जाएगा, ठीक है, मतलब कूल होता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो आपकी हवा है वो और ठंडी होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? और ऑलमोस्ट ऑल दी वाटर वेपर, जो जितने भी वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो जो है आपको ट्रोपोस्फियर में ही मिलेंगे। मतलब जो ट्रोपोस्फियर वाला एयर है वहीं पे जो है आपको वाटर वेपर मिलेगा, उन्हीं एयर में मिलेगा, बाकी आगे जो है बहुत मुश्किल है। इस वजह से जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, जैसे क्लाउड का बनना, तो क्या क्लाउड हम बनाते हैं या हम या आप बनाते हैं? नहीं, क्लाउड अपने आप बनता है, तो उसमें ट्रोपोस्फियर का रोल होता है। बारिश अपने आप होती है, फॉग अपने आप आता है, विंड अपने आप आता है, स्टॉर्म अपने आप आता है, तो ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और जो हवाएं हाई माउंटेन्स पे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयरर होते हैं देन दी अर्थ सरफेस। समझ आ रहा है आपको? तो मतलब बहुत हल्के होते हैं, बहुत थिन होते हैं। और जो एरोप्लेन बहुत ऊपर उड़ते हैं ट्रोपोस्फियर के, वहाँ पे भी एयर कैसा होता है? रेयर होता है। इस वजह से अरेंजमेंट बनाए जाते हैं कि जो पैसेंजर है, पैसेंजर को जो है इनफ एयर मिले उसको सांस लेने के लिए। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, हवा रेयरर होता जाता है, मतलब आपको सांस लेने में भी तकलीफ आएगी। इस वजह से एरोप्लेन में सारी सुविधाएं जो है बनाई जाती है कि पैसेंजर को जो है सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ओके, फिर ट्रोपोस्फियर के आगे अगर आप जाओगे तो करीब 50 किलोमीटर तक आपका जो लेयर आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे जो है आपको एक लेयर मिलेगा गैस का, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। अब ओजोन का काम क्या है? तो जो यूवी रेज हमारे सन से आते हैं, जो हमारे लिए काफी खतरनाक होते हैं लिविंग थिंग के लिए, उसको क्या करता है ओजोन लेयर? एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको क्या करता है? उन रेज से बचा देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसकी? स्ट्रेटोस्फियर की। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका ट्रोपोस्फियर हमने पढ़ा, ये हमने स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा। हमने देखा कि ओजोन लेयर करके एक लेयर होता है। तो अभी क्या होता है बताता हूं मैं आपको, एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ लेते हैं। यहाँ पे सन है, सन की रोशनी आई, सन की रोशनी, सन अपनी रोशनी दे रहा है भाई, सामने आ गया, जो भी आएगा उसको रोशनी मिल जाएगी। लेकिन जब ये यहाँ पे रोशनी आएगी ना, तो ये क्या करेगा? ये जो है ना, ये हमारा ओजोन लेयर, ओके, ये जो हमारा ओजोन लेयर है इसको वापस भेज देगा। जितनी भी रोशनी आएगी, मतलब जितना भी धूप आएगा, जितनी भी रेज आएंगे, सबको क्या कर देगा? वापस भेज देगा। तो ये पावर होती है ओजोन लेयर की। कुछ को वापस भेज देता है, कुछ को अपने में ही ऑब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन उसको यहाँ तक आने नहीं देता है, यहाँ तक आने नहीं देता है। समझ आ रहा है? यहाँ अर्थ सर्फेस पे आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये खास बात है उसकी। और इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें जो है की जाती है। और स्ट्रेटोस्फियर इस तरीके से हमको ये करता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है कंडेंसेशन, आपको ये याद रखना है। कंडेंसेशन क्या होता है? तो जब जो वेपर होते हैं, जो वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं ठंडा होने पे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब क्या होता है ना बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे पानी जो होती है ना, पानी समझ लेते हैं ये पानी है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप्स है, सन की धूप है, मतलब रोशनी है, हीट आ रहा है, काफ़ी हीट की वजह से, सन है मतलब दिन का टाइम है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो ये वाटर क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब होता ही है। जब इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट का मतलब क्या होता है कि पानी ना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस मतलब जो आपका धुएं जैसा होता है ना, धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाटर वेपर ही रहेगा। बट वापस अगर इसको हम ठंडा कर दें तो वापस ये पानी में बदल जाएगा। तो वही चीज़ होता है कंडेंसेशन में। तो जो आपका गैस, जो आपका वाटर, जो आपका गैस रहता है, जो आपके वेपर रहते हैं, उस गैस को हम वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर। तो जो पानी से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वापस वो पानी बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे क्या होता है। ये देखो यहाँ पे, ये आपका वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल कैसे क्या है देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पानी है, जैसा मैंने बताया धूप की गर्मी की वजह से क्या होगा, ये पानी इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे सिर्फ थोड़ा सा पानी नहीं बल्कि बहुत सारा पानी इवेपोरेट होता है, और जब ऊपर गैस में जाते हैं तो वो एक दूसरे से मिलके क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। इस क्लाउड्स में डस्ट पार्टिकल्स और सारी चीज़ें भी रहती हैं। अब ये क्लाउड जब बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जब ये अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाता है ना, जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, जब संभाल नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये जितने भी इनमें वाटर वेपर रहते हैं, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लाउड फॉर्म हुआ। अब क्लाउड मूव भी तो करते हैं, तो क्लाउड हो सकता है मूव करेगा, और हैवी, अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या कर देगा, ये इसके अंदर जो भी है वो ड्रॉप कर देगा।
तो यहाँ पे जो वाटर वेपर है ना, ड्रॉप करने से पहले क्या होगा, जो वाटर वेपर है मतलब कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे कंडेंसेशन मैंने अभी बताया, कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर जब पानी में बदल जाता है। अब इस क्लाउड में बहुत सारा पानी आ गया, अब क्लाउड क्या करेगा, वो पानी जो उसके नीचे अर्थ सरफेस है उस पर छोड़ देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारिश। वापस बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, वापस ये पानी यहाँ जाएगा, वापस ये इवेपोरेट होगा, बादल बनेगा, बादल में जो है वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी से बारिश हो जाएगी, फिर पानी ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे 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 चलता रहेगा। ठीक है, ये सर्कल जो पूरा वाटर साइकिल ये चलता रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, है ना। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि वह बारिश कैसे होती है। तो जो वाटर रहते हैं अर्थ पे इवेपोरेट होते हैं, मैंने अभी बताया कि बारिश कैसे होती है, समझ आ रहा है आपको। तो वाटर वेपर कैसे रहते हैं, जो मैंने बताया वही सेम चीज़ है। यहाँ पे वाटर वेपर काफ़ी हल्के हो जाते हैं, जो मैंने बताया आपको गैस, तो उस गैस को हम वाटर वेपर ही बोलते हैं। वाटर वेपर काफ़ी हल्के हो जाते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया आपको टेम्परेचर कम रहता है, ठंडा हो जाता है। जैसे ही भी कूल होता है वो कंडेंस हो जाता है और वो पानी के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ड्रॉपलेट हैं ये बहुत छोटे होते हैं, काफ़ी हल्के भी होते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट करने लगते हैं। और जब फ्लोट करने लगते हैं तो इनके साथ साथ जो इनके दूसरे साथी होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं। अब ये जो छोटे ड्रॉपलेट हैं जब ये बादल बना देते हैं, अब इसमें जब कुछ बड़े ड्रॉपलेट्स आते हैं, कुछ छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं, जब सारे एक साथ मिलके आ जाते हैं तो एक बड़ा सा बादल बन जाता है। और जब ये फ्लोट नहीं कर पाते हैं तो ये जो वाटर रहता है, वाटर के ड्रॉप्स रहते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं अर्थ पे, किसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। अब जो रेन वाटर है, बारिश जो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है प्लान करके बारिश करेगी, हाँ भाई इसी घर में बारिश करनी है या सिर्फ पहाड़ पे बारिश करनी है, ऐसा तो है नहीं। ऑल ओवर मतलब जो सरफेस है वहाँ पे बारिश होगी तो कुछ पानी रिल्स में, स्ट्रीम्स में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, और फाइनली ये पानी सी में चले जाते हैं, है ना। जो आइस होता है स्नो कवर्ड रीजन में वो भी मेल्ट हो जाता है सन के हीट की वजह से, और बाद में वो नदी में बहने लगता है ना, रिवर में फ्लो करने लगता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन कंडेंसेशन का और जो रेनफॉल होता है, ये एक तरीके से कंटिन्यूस साइकिल रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल इन नेचर। समझ आ रहा है, मतलब जो वाटर है वो क्या हो गया आपका, इवेपोरेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, कंडेंसेशन हो गया, मतलब जो वाटर है वो ठंडा हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, वो बारिश के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे गिर गया। इस तरीके से जो पूरा वाटर साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर में मैंने बताया था अभी तीनों ही स्फीयर आते हैं आपके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और अपना ये ऊपर वाला कौन सा था, एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों स्फीयर जिसमें आते हैं वो है आपका बायोस्फीयर। अब हमारे अर्थ पे जो है कई सारे लिविंग थिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स हैं। तो जो अलग अलग रीजन है हमारे अर्थ में, वहाँ पे जो लिविंग थिंग होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। कुछ रीजन में आपको जो है काफ़ी सारा आइस मिल जाएगा, कुछ रीजन में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगी, कहीं कहीं पे माउंटेन ज़्यादा है, कहीं कहीं पे प्लेन ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे बारिश होती ही नहीं, जिस वजह से वो पूरा रेगिस्तान बन गया है। कहीं कहीं पे सॉल्टी सी और ओशन है, और कहीं कहीं पे जो आपको फ्रेश वाटर लेक्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो ओशन होता है ना हमारा, जो ओशन होता है हमारा वो शैलो होता है कोस्ट के पास। शैलो मतलब बहुत गहरा नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोस्ट लाइन से बहुत दूर जाओगे, ओशन के अगर बहुत अंदर जाओगे, कुछ किलोमीटर अंदर जाओगे, तो आपको जो है वहाँ पे वो काफ़ी गहरा हुआ मिलेगा, काफ़ी गहरा मिलेगा, आप उसके अंदर एकदम डूब जाओगे। लेकिन कोस्ट मतलब ज़मीन के पास का जो रहता है, मतलब जब ज़मीन से जो है अपना ओशन मिलता है तो उस समय वो काफ़ी जो है ये रहता है, मतलब गहरा नहीं रहता, तो वहाँ पे आप जो है आराम से जाके आ सकते हो। आप जो है बीच वगैरह अगर गए रहोगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी जो हमको एक बहुत बड़ी वैरायटी देखने को मिलती है लिविंग थिंग्स और इनहेबिट में। समझ में आ रहा है, मतलब वो जो है क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं अलग अलग रीजन्स में, तो उनका जो इनहेबिटेशन होता है वो अलग होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ क्या केमल बहुत ठंडे इलाके में रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो कौन से इलाके के लिए बना हुआ है, वो बना है गर्मी वाले इलाके के लिए, मतलब रेगिस्तान के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जो है हर एनिमल का अपना ये होता है, अपना एक इलाका होता है। जैसे पोलार बियर की अगर हम बात करें तो पोलार बियर जो है आपको स्नो बाउंड पोलार रीजन्स में मिल जाएंगे। ओके, उसी तरीके से जो ज़ेब्रास है वो आपको अफ्रीका में मिल जाएंगे। कंगारू जो है आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ये एनिमल्स जो है सिर्फ ये जो है एनिमल्स, ये कुछ ऐसे एनिमल है जो दूसरे इलाकों में नहीं पाए जाते हैं। एलिफेंट और लायंस जो है इन इलाकों में पाए जाते हैं जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है या क्लाइमेट हॉट होता है वहाँ का। जो प्लांट्स होते हैं उनके भी अलग अलग इलाके होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं, और वो उस हिसाब से क्या करते हैं, अपनी डाइवर्सिटी दिखाती हैं।
ठीक है, अपनी वैरायटी दिखाती है। जो वैरायटी होती है वो एक तरीके से रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि मतलब भाई रीजन कैसा है। तो रीजन अगर बहुत गर्मी वाला है तो जो प्लांट वहां पे सरवाइव कर पाएंगे वो वहां पे मिलेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो वहां पे नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको जो है अलग अलग प्रकार के प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मिल जाएंगे ऑल ओवर दी अर्थ पे हर जगह पे अलग अलग आपको प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो आपको नहीं दिखते हैं। ओके, तो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये आपको लैंड पे भी मिल जाएंगे, वाटर में भी मिल जाएंगे और एयर में भी मिल जाएंगे। अब जो लिविंग थिंग है वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों ही स्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे लिथोस्फीयर पे बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, हम लोग जो है लिथोस्फीयर मतलब लैंड वगैरह पे रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में आपको फिश वगैरह मिल जाएंगी, एटमॉस्फेयर में आपको बर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके से जो अलग अलग स्फीयर्स हैं वो जो है अलग अलग रीजन्स पे रहते हैं, अलग अलग स्फीयर्स में रहते हैं और ये इंटरैक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये इंटरेक्शन होता है हमारा बर्ड से होता है, एनिमल से होता है, उनका भी हमसे होता है ना। तो जो लिविंग वर्ल्ड है एक तरीके से ये जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है ये कुल मिला के क्या बनता है आपका बायोस्फीयर। ओके, क्या बन जाता है बायोस्फीयर। ओके, अब हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, जितने भी एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई किसी के बिना जी नहीं सकता। समझ में आ रहा है। वो जो है अपने स्पीयर्स ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करते हैं और जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर ही वो जगह है जहां पे वो जो है जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। समझ में आ रहा है, उनका जन्म होता है, सरवाइव करते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।